हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि राउंडेड शोल्डर्स होते क्या है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, राउंडेड शोल्डर के साथ जो एक सबसे कॉमन आने वाला प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप इसको पूरा देख लो, क्योंकि इसको देखने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा फॉरवर्ड हेड को लेके वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता क्या है। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। उस इमेज को देख के आप ये सच सच बताओ कि जब भी आप लोग ऑफिस में काम करते हो या फिर मोबाइल का यूज़ करते हो तो आप में से कितने लोगों का जो पोस्चर होता है वो इस इमेज के जैसे होता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हो कि मैंने 3 मेजर गलतियाँ की है मेरे पोस्चर में। सबसे पहली गलती है कि मेरा जो अपर बैक है वो काफ़ी ज़्यादा राउंड हो चुका है। सेकंड जो गलती है, मेरे जो शोल्डर्स है वो भी राउंड पोजीशन में चले गए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे नेक पेन का, उसमें आप देख सकते हो कि मेरा जो नेक का पोजीशन है, मेरा जो हेड का पोजीशन है वो मेरे शोल्डर लाइन से काफ़ी आगे चला गया है। अब इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोजीशन, जिसमें हमारा हेड का जो पोजीशन होता है वो हमारे अपर टॉर्सो, हमारे शोल्डर और हमारे अपर बैक के लेवल से काफ़ी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है उसकी वजह से हमारे सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अभी आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे हेड के 3 पोजीशंस दिखाए गए। सबसे पहला पोजीशन है वो कोई नेचुरल पोजीशन होता है। उसमें आप ऊपर देख सकते हो कि नेचुरल पोजीशन में हमारे हेड का जो वेट होता है वो होता है 12 पाउंड्स के करीब, लगभग 5 to 6 kg। अब हम सेकंड इमेज को अगर देखते हैं तो उसमें हमारा जो हेड है वो हमारे नेचुरल पोजीशन से 2 इंच आगे शिफ्ट हो चुका है। अब गाइस, जैसे ही हमारा हेड नेचुरल पोजीशन से 1 इंच आगे शिफ्ट होता है तो उस केस में उसका वेट 10 पाउंड से बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेकंड इमेज में आप देखते हो कि हमारा हेड 2 इंच आगे शिफ्ट हुआ है, तो उस केस में उसका जो वेट है वो हो गया है 32 LPS। नाउ अब थर्ड इमेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो हेड है वो 3 इंच आगे बढ़ चुका है। अब 3 इंच आगे बढ़ने के कारण उसका जो भी वेट है वो है 42 LPS, लगभग 20 से 22 किलो के बीच में। तो गाइज, अभी हम सोच सकते हैं जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उनका जो मैक्सिमम वेट लेने का जो कैपेसिटी होता है नेचुरल पोजीशन में वो होता है ऑलमोस्ट 12 पाउंड्स। बट हमारी गलती की वजह से जब भी हमारा हेड फॉरवर्ड चला जाता है 2 या 3 इंच के लिए तो उसको 12 पाउंड की जगह पे ऑलमोस्ट 42 पाउंड्स यानी 20 से 25 किलो का वेट कैरी करना पड़ता है। आप सोच सकते हो कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर इसका कितना बुरा असर हो सकता है। हमारा जो ओल्ड जनरेशन है, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी उनका एज 50 या 60 क्रॉस करता था तो उनके स्पाइन में नेचुरली डीजनरेशन का प्रोसेस बिकॉज ऑफ एज शुरू हो जाता था। बट आज की अगर आप बात करोगे तो इस फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से वो जो डीजनरेशन का प्रोसेस जो 50 के बाद शुरू होना चाहिए था वो आजकल एट द एज ऑफ 25 या 30 से शुरू हो जाता है। जब भी हमारा हेड आगे की तरफ शिफ्ट होता है या फिर फॉरवर्ड चला जाता है उस केस में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर। अब जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो उस केस में हमारे 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और इस प्रेशर की वजह से काफ़ी बार उस डिस्क में प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं या फिर वहाँ पे बल्जिंग शुरू हो जाता है। तो गाइस, ये डिस्क बल्जिंग होना या फिर प्रोलैप्स होना इट्स द केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में और डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, उसके रिलेटेड हम एक नया वीडियो बनाएंगे और उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज, जैसे हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं तो उसमें काफ़ी पेशेंट को हाथ में टिंगलिंग आ जाना या फिर हाथ में नमनेस आना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्यूट पेन होता है उसके नेक में। तो हमने देख लिया कि फॉरवर्ड हेड की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब हम अगर मसल्स की बात करेंगे तो हम ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉरवर्ड हेड के लिए कौन से मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस इमेज में बेसिकली 4 मसल ग्रुप हाईलाइट किए हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे, एक तो राउंडेड शोल्डर के लिए और दूसरा फॉरवर्ड हेड के लिए। तो जो आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो 2 मसल्स ग्रुप दिखाए जिसमें दिखाया कि टाइट पेक्टोरियस और उसके एग्जैक्टली अपोजिट दिखाया कि वीक रोम्बोइड्स एंड मिडल लोअर पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियस। तो गाइस, लास्ट वीडियो में जब हमने राउंडेड शोल्डर की बात की थी तो उसमें हमने यही देखा था कि जैसे हमारे
चेस्ट की मसल टाइट होती है तो उसको हमें स्ट्रेच करना पड़ता है, और जैसे हमारे रोम्बॉइड्स और अपर बैक के मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं तो उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है। जैसे ही इस मसल का बैलेंस बन जाता है उस केस में हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। अब जब गाइस हमारा हेड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड चला जाता है, तो उस केस में दो मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें एक आता है हमारे नेक के फ्लेक्सर्स। हमारे नेक के फ्लेक्सर आगे की तरफ होते हैं और वो वीक होने की वजह से वो हमारे हेड को प्रॉपर पोजीशन में नहीं रख सकते। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो मसल आते हैं उसमें आता है अपर ट्रापेजियस एंड लेवेटर स्कैपुला। अब इन दोनों मसल का जो बेसिक काम होता है वो होता है हमारे हेड को स्टेबलाइज करके रखना। बट जब भी वो मसल ओवरयूज की वजह से स्पाजम में चले जाते, टाइट बन जाते, तो वो अपने हेड को प्रॉपर पोजीशन पे अलाइन नहीं रख सकते, इसीलिए हमारा जो हेड होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली नेक आगे जाने में हमारे रिस्पॉन्सिबल होते डिफ नेक फ्लेक्सर जो वीक होते, और दूसरा मसल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है अपर ट्रापेजियस एंड लेवेटर स्कैपुला जो टाइट हो जाता है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको करने के बाद हमारे जो वीक डीप नेक फ्लेक्सर्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और जो हमारे टाइट मसल है अपर बैक के वो स्ट्रेच हो जाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से एक्सरसाइजेस है जिसको करने से हमारे नेक के जो फ्लेक्सर्स है वो स्ट्रांग बन जाएंगे, और कौन से ऐसे स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइजेस है जिसको करने से हमारे नेक के जो स्टीप मसल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। हमारा सबसे पहले एक्सरसाइजेस है उसको हम बोलते हैं चिन टक। तो बेसिकली चिन टक को कैसे करना होता है अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। उसके लिए आपको आपके शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की तरफ खींच के रखना है, ठीक है। अब आपको स्लोली आपके जो दो फिंगर्स होते हैं उसको आपको आपके चिन के ऊपर रखने हैं और धीरे से आपको क्या करना है, आपके हेड को पीछे की तरफ पुश करना है ऐसे। तो जब भी आप हेड को पीछे की तरफ पुश करते हो तो आपके जो नेक फ्लेक्सर्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और उसका स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो नेक के जो पीछे के मसल जो स्टिफ है उसमें स्ट्रेच आ जाता है, और स्ट्रेच आने की वजह से उसका जो स्पाजम है उसका जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो गाइस मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। आपको शोल्डर को पीछे की तरफ खींच के रखना है, आपको जस्ट दो फिंगर को अपनी चिन पे रखना है, और आपका जो अब इसमें क्या है कि आपको जो नेचुरल शोल्डर का हेड का पोजीशन है उसको आपको वहां से लेके पीछे की तरफ पुश करना है। अब इसमें हम गलतियां क्या करते, जब भी हम चिन को पीछे पुश करते और आगे लेके आते तो हम उसको फॉरवर्ड लेके जाते। तो आपको उसको बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं लेके जाना है, आपका जो नेचुरल पोजीशन है वहां से आपको पीछे लेके जाना है और वहीं पे आके रोक देना है। तो गाइस इसमें और एक गलती ये होती है कि जब भी हम चिन को पीछे पुश करते तो हमारा जो चिन होता है वो पैरेलल टू फ्लोर होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते, जब उसको पीछे पुश करते तो एक तो नीचे दबाते हैं या फिर एक तो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो आपको ऊपर या नीचे नहीं लेके जाना, आपको उसको कंपलसरी स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ खींचना है। तो आप इसको एक बार करके देखोगे तो आपको नेक में आगे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और पीछे जो नेक के मसल है उसको आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। तो गाइज इसको बेसिकली आपको 3 से 4 सेट करने होते हैं और हर एक सेट में आप इसके 10 से 12 रिपीटेशंस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, तो जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब हम सेकंड एक्सरसाइज में यूज करने वाले ये टॉवेल। अब जब फर्स्ट वाला एक्सरसाइज था वो आप कंफर्टेबली अच्छे से कर रहे हो, तो अभी हमें इसमें थोड़ा एडवांस लेवल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस टॉवेल की हेल्प से हमारा जो चिंटक है उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम जो पहले वाला चिंटक किया था उसमें हमने नॉर्मल किया था, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बट अब सेकंड में हम एडवांस लेवल में क्या करेंगे, इस टॉवेल की हेल्प से हम थोड़ा नेक के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस टॉवेल को आपके सर के पीछे रखना है। अब जब हम इस टॉवेल को सर के पीछे रखेंगे और अब हम जब चिन टक करेंगे तो उस केस में जब हम हेड को पीछे की तरफ पुश करेंगे तो एट द सेम टाइम हमें इस टॉवेल की हेल्प से हमारे हेड को आगे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालना है। जैसे हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालते हैं तो उस केस में हमारा जो स्ट्रेंथनिंग होता है और हमारा जो स्ट्रेचेस होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल से हो जाता है। तो मैं आपको 2 काउंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये टॉवेल को पीछे रखा और अब मैं इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो गाइस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी हमारा स्ट्रेंथनिंग होता है और स्ट्रेचिंग होता है वो एक एडवांस लेवल पे चला जाता है और हमारा जो भी फॉरवर्ड हेड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपको कोई नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है या फिर कुछ भी नेक में इंजरी है तो आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को नहीं करें। जब तक आपको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। तो गाइस इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमारा जो
फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है वो किस वजह से होता है, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बस 2 बेसिक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, बट वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसको आप रेगुलर बेसिस पे करो तो उसके बाद आपका जो भी फॉरवर्ड हेड का पोस्चर का प्रॉब्लम है और उसके वजह से जो भी नेक पेन है वो इमीडिएट खत्म हो जाएगा। तो गाइस अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।